का मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान के रण की और सत्ता के इस महासमर में क्या चल रहा है। 2 दिन का वक्त टेंशन है राजनीतिक दलों को। जो बागी हैं उन्हें उनकी मनोहार की जा रही है, मान मनोबल किया जा रहा है कि आप बैठिए, संगठन में जगह देंगे, सरकार बनती है तो आपका ध्यान रखा जाएगा। खैर चलिए, ये रेवड़ियां जनता को तो बांटते हैं पॉलिटिशियंस, लेकिन अब अपनों को भी देनी पड़ रही है। कितनी टेंशन है और कितने सक्रिय हैं जिन लोगों के कंधे पर ये जिम्मेदारी है। क्या सफल हो पाएंगे? क्या सफल होते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नेताजी बैठ गए लेकिन जो उनके साथी हैं वो बगावत करके अंदर ही अंदर सुरंग उतर रहे हों। चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भाजपा से अशोक सिंह जी हैं, कांग्रेस से भरत मेघवाल साहब हैं और हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत। अनिल, क्या लगता है ये 2 दिन का वक्त यानी कि 8 और 9 की भी शाम को 3 बजे तक राजनीतिक दलों को तनाव के दौर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बागियों की ऐसी सोची नहीं गई थी कि ये बाढ़ आ जाएगी। देखिए, बिल्कुल इस बार टेंशन ज्यादा है और टेंशन इसलिए भी ज्यादा है कि जो बड़े कद्दावर नेता हैं, वोट बैंक जिन नेताओं का है वो ही बगावत कर रहे हैं। अमूमन तौर पर चुनाव में तो बगावत देखने को मिलती है, बागी चुनाव भी लड़ते हैं, नाराजगी भी देखी जाती है, लेकिन तब पार्टियों को ज्यादा टेंशन नहीं होती है। लेकिन इस बार दोनों खेमे की स्थिति है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों तरफ 2 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पर उनके कद्दावर नेता, यानी अगर वो चुनाव लड़ते हैं, इस चुनावी समीकरण में वहां पर रहते हैं, तो सीधे सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको डैमेज वहां पर करेंगे। चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आक्या का नाम यहाँ पर ले लिया जाए, शिव से अगर देखा जाए जो स्टूडेंट लीडर थे भाटी, उनका यहाँ पर नाम ले लिया जाए, और उसके साथ साथ सांचौर की सीट को अगर हम यहाँ पर देखें तो तमाम जो सीटें हैं ये इस समय फंसी हुई हैं। ये पार्टी की मंथन की चीजें हैं। पार्टी लेवल पर इन सीटों को लेकर मंथन भी किया गया है कि आखिरकार सुलह की पटरी कैसे बिठाएं। जोटवाड़ा सीट को देख लिया जाए, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह ने ताल ठोक दी और उसके साथ साथ आशु सिंह सूरपुरा ने भी, जो कि पहले बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, ताल ठोकर चुनावी लड़ने का पूरा ऐलान यहां पर कर लिया। हालांकि मान मनोबल की स्थिति में अगर देखा जाए, तमाम जो ऊपरी लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कहा कि आपके जो नेता बागी चुनाव लड़ रहे हैं उनको बैठाया जाए, और उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर कैलाश चौधरी हो, ये जो लीडरशिप राजस्थान की टॉप लीडरशिप है, उनको टास्क यहां पर दिया गया है कि जो भी नेता जिसके टच में है या फिर उनके फेवर का नेता है, उनको किसी भी तरह से इस चुनावी रण से अलग करना होगा, नहीं तो पार्टी के लिए कहना कि डैमेज की स्थिति होगी। और इस डैमेज कंट्रोल को एक सवाल है मेरा यहाँ पे, कुछ लोगों ने आरएलपी का दामन थाम लिया, लेकिन यह माना जा रहा है कि बगावत बीजेपी से ही होगी उनकी। आरएलपी को बेनिफिट है वोट शेयरिंग में, लेकिन नुकसान नहीं है, वो कुछ न कुछ गेन ही करेगी। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी में अभी जालिम सिंह रावलोत थे, एक्स एमएलए हैं, वो आरएलपी में चले गए, और भी कई ऐसे नाम हैं जो आरएलपी में चले गए। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि वो सिंगल विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ करेंगे? देखिए, संभावना है। हाल ही में हमने देखा कि बसपा के एक प्रत्याशी थे जिन्होंने अपना नाम वापस यहाँ पर लिया है और पार्टी का समर्थन वहाँ पर दिया है, लेकिन ये स्थितियाँ क्या सभी जगह रह सकती हैं? ये पूरी तरह से पार्टी लेवल पर काम यहाँ पर होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करेगा, पार्टी में कितना पावर है, ऊपरी लेवल से कितना प्रेशर दिया जा सकता है, और जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसको कहां तक मनाया जा सकता है। इस मान मनोबल में ऐसा नहीं है कि उसकी जीवजूरी की जाएगी, उसको आंख दिखाने की भी कोशिश की जाएगी, डराने की कोशिश होगी। अनुशासनहीनता का डंडा जो है उसके लिए तैयार कहीं ना कहीं रखा जाएगा, और फिर पार्टी जो है वो इस पूरे समीकरण को बैठाने में जुटेगी। वापस आ रहा हूं आपके पास में, अशोक जी के पास में जाना चाहूंगा। अशोक जी, बहुत लंबी कवायद, सर्वे कराए गए, उसके बाद में जिलों में जाना, वहां की जो विधानसभा है वहां के कार्यकर्ता के मन को टटोलना, लेकिन कई प्रत्याशी थोप दिए जाते हैं, और कुछ लोग फिर जब लगता है कि हमारे हितों को नहीं साधा गया, ध्यान नहीं रखा गया, तो बगावत कर देते हैं। आपके सामने भी बड़ी एक टेंशन है कि और बागी हैं वो कहीं ना कहीं खेल जरूर बिगाड़ते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि कहीं चूक हुई है, या फिर ये कहें कि तो हमेशा ही ऐसा ही होता है, तो कुछ ज़्यादा डरने की बात नहीं है? योगेंद्र जी, किसी भी पार्टी का किसी भी दल के अंदर अपनी एक रणनीति होती है, इस रणनीति के हिसाब से टिकट का वितरण होता है। और जहाँ से पहली लिस्ट हमारी निकाली गई थी वो लगभग 41 की लिस्ट थी, और उस लिस्ट में आप देखेंगे अधिकांश थे वो सीटें थी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार के 2018 के चुनाव के जनादेश नहीं मिला था, विधायक नहीं बन पाए थे।
और उन सीटों के ऊपर उनको दिया गया कि जो वहाँ पर परफॉर्मेंस थी उनकी किसी भी प्रकार से, और दूसरा उन लोगों के लिए जो पार्टी का सर्वे भी आया और संगठन की अब संरचना की हम बात करें तो उसमें निकल के आई। इसी प्रकार से सेकंड जो हमारी लिस्ट थी, जो अधिकांश थे हमारे जो विधायक थे या प्रत्याशी थे, उन लोगों को हम टिकट दिए और कुछ नए लोग थे उनको भी दिए, और कोई 8 के लगभग हमने विधायकों की टिकट काटी। जैसे जैसे हमारी लिस्टें आती गई, फाइनल में लिस्टें आई, कुछ लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कराया। मुझे लगता है कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो भी कई लोगों को अपने अंदर शामिल करती है और टिकट भी देती है। जहाँ तक आपने कहा कि जो लोग जिनको नाखुश थे भारतीय जनता पार्टी में, दावेदार कई हैं, क्योंकि जहाँ सन्नाटा छाता है वहाँ कोई दावेदार नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में आज भी देख लीजिए ज्वाइनिंग की किस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है। लोग आ रहे हैं, अब तो टिकट का पूरा हो चुका है और उसके बाद में नामांकन भी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में लोग आ रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि बागियों को आप कैसे संभालेंगे, मुझे लगता है कि उन जो लोग हैं, कल का नामांकन है, उनकी प्रक्रिया का जो भी हमें शीर्ष नेतृत्व को जिनको दिया गया है कि जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग उसके निभा रहे हैं। और कल तक कई लोग हैं जो वापस से अपना नामांकन वो विड्रॉ कर लेंगे। जी चलिए, खैर कैलाश चौधरी साहब जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ तो खुद अपने वहीं पे वो डैमेज नहीं कंट्रोल कर पाए, पूरे प्रदेश का उनके पास में जिम्मा है। भरत, आपके पास में आना चाहूँगा एक बार में। बाढ़ से आ गई आप लोगों के यहाँ भी, बहुत एक्सरसाइज की, कई एजेंसियों के माध्यम से भी करवाया, लेकिन क्या हुआ? जो बागी हैं वो लगता है आपको कि बैठ पाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो निकाय स्तर के हो, चाहे वो विधानसभा स्तर के हो, हर एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि वो टिकट ले और टिकट लेके सत्ता में अपनी भागीदारी निभाए। लेकिन जब सर्वे किए जाते हैं या जब पार्टी आलाकमान के पास लिस्ट होती है, तब उसमें से एक ही कैंडिडेट को चुना जाता है और उसमें पार्टी को जो सही लगा, जो उचित लगा, जो जिताऊ कैंडिडेट लगा, उसको चुनाए। हो सकता है, देखिए अपवाद की एक स्थिति होती है कि कभी ना कभी आप जिसे चुनाव में चुनते हैं वो शायद हार भी जाते हैं, कई बार निर्दलीय जीत जाते हैं, कभी कोई बागी होते हैं वो बागी जीत जाते हैं, लेकिन उसका रेशियो कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो वो कम है। वहीं दूसरी ओर जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो देखिए, जब 41 सूची आई, उस 41 सूची के बाद ही हमें परिणाम देखने को मिले। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि स्थानीय जो नेतृत्व था उसकी अवहेलना की गई। और हमेशा जो ये एक बात करते हैं कि हम फूल के नहीं, लेकिन आप तो अपनी बात, ये इनको छोड़िए, आप बगल वाले मकान में मत देखिए उनके क्या चल रहा है। उन्होंने दाएं बाएं बात ही नहीं की, उन्होंने अपनी बात बताई है। दोनों का अगर आप देखेंगे, मैं कंपैरिजन एक चीज बता रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर अगर कोई बागी हुआ तो वो उसी विधानसभा से सीट पे टिकट मांग रहा था जहां 5 से 6 दावेदार थे, टिकट एक को ही मिलना होता है, और कई ऐसे लोग थे जो अलग गए। लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूं कि आप झोटवाड़ा को देखिए, झोटवाड़ा में हम कहां से उठाकर किस कैंडिडेट को लेके आते हैं, विद्याधर में राजसमंद से उठाकर लेके आते हैं। वहां का जो लोकल कार्यकर्ता था वो लोकल कार्यकर्ता। आपने झोटवाड़ा में किसको दिया? आपने झोटवाड़ा में किसको दिया? आपने झोटवाड़ा में किसको दिया? वहां लोकल व्यक्ति को दिया। लालचंद कटारिया जी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, उन्हें बार बार हमने कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। और वहां पर जो एक जातिगत समीकरण बैठाना था, उस जातिगत समीकरण को देखते हुए एक युवा चेहरे को वहां पर उतारा है। लेकिन ऐसी अधिकांश सीटें हैं, 17 से ज्यादा सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों तक के टिकट काटे, चाहे यूनिस खान जी को ले लीजिए, आक्या जी की बात ले लीजिए, कैलाश मेघवाल जी की बात ले लीजिए। कांग्रेस में इस तरह का नहीं मिलेगा। और डैमेज कंट्रोल की बात है, हमारे यहाँ कैलाश मेघवाल जी को तो पहले बाहर कर दिया था इन्होंने। बाहर क्यों किया? बाहर क्यों किया? उसका रीजन भी तो है ना कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार की योजनाओं की जिला बनाने की उन्होंने प्रशंसा की, उसका परिणाम था जो उन्हें भुगतने को मिला, जिन्होंने इतने साल पार्टी की सेवा की। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ वॉर रूम में मुकुल वासनिक जी को बनाया हुआ है डैमेज कंट्रोल के लिए, और हम प्रतिदिन जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पार्टी की वोटों में सेंध मार सकते हैं, उनसे बात की जा रही है। संगठन या सत्ता में उनकी भागीदारी की बात की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह का कोई डैमेज होगा जिस तरह का इंटरनल डैमेज भारतीय जनता पार्टी में है। चाहे किसी ने नामांकन ना भरा हो, उसके बावजूद भी, चाहे जयपुर की 8 विधानसभा आप ले लीजिए, तकरीबन 6 विधानसभा में ऐसे चेहरे उतारे गए हैं जहां पर आंतरिक डैमेज इनको देखने को मिलेगा, और वो हम परिणाम में भी देखेंगे। जिसका कारण एक ही रहा है, मैं बार बार फिर कहूंगा कि ये जो फूल की बात करते हैं, स्थानीय नेतृत्व की अवहेलना करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने लोकल जो स्थानीय नेतृत्व की 1-2% अपवाद जरूर हो सकता है, उसके अलावा हमने स्थानीय नेतृत्व की बात की है।
और उसी वजह से आज देखिए पार्टी में इस तरह का कोई हमने इतना बड़ा डैमेज नहीं देखने को मिला है। हमारे यहाँ पे कोई कार्यालयों पे तोड़फोड़ नहीं की गई है, हमारे यहाँ पे इस तरह से जन नेताओं की शव यात्राएं नहीं निकाली गई है जिस तरीके से हमने भारतीय जनता पार्टी में देखा है। और कल तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि कल नामांकन वापस लेने का 3 बजे बाद एक लिस्ट सामने आ जाएगी कि किस तरीके से किस किसने क्या नामांकन किया है, कितने बागी हुए हैं, और निश्चित तौर पे मैं लौटूंगा आपके पास में। चलिए, गुरुवार को तस्वीर साफ होनी है और गुरुवार को ही हम दावों के ऊपर बात करेंगे कि वाकई जीत के क्या दावे हैं, जो टिकट हैं उनको लेकर के। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, खासकर बीजेपी का एक बड़ा उदाहरण है, कांग्रेस भी इसमें आसपास ही है। बीजेपी का उदाहरण आप पहली लिस्ट में देखिए, पिछली बार जो बागी थे जिन्होंने बगावत की, उन्होंने अपना दमखम दिखाया, पार्टी ने वापस ले लिया, वापस नहीं लिया, टिकट भी दे दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं एक कि रूट बागियों को खुद पार्टियों ने थमा दिया हो कि आपका दमखम दिखाइए, अगर ये जीत गया तो अगली बार भी आपको टिकट नहीं मिलेगा। ज़्यादातर माना जाता है कि सिटिंग एमएलए को टिकट दिया जाता है, एक आध का कटता है, वो देखता है कि अगर मेरा अवसर मुझे लेना है तो पहले इसको निपटाइए। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं, पार्टियों ने ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसको फॉलो करेंगे अब बागी। देखिए, बिल्कुल पहले कार्यकर्ता को कहा जाता है कि वो संगठन के साथ में काम करें, संगठन के टास्क दिए जाते हैं, कार्यकर्ता समय भी निकालता है, पैसा भी खर्च करता है, पूरी तन मन धन के साथ में संगठन को मजबूत भी करता है। पार्टी कहती है टिकट दिया जाएगा, तमाम टिकट की बात कर ली जाए, चाहे नगर पालिका, नगर परिषद की, विधानसभा, लोकसभा, इन चुनाव से पहले माहौल होता है पार्टी के अंदर कि सर्वे किए जा रहे हैं, सर्वे केंद्र करवाता है, स्टेट लेवल पर करवाए जाते हैं, 3 से 4 सर्वेज की रिपोर्ट आती है। फिर उसके बाद में ये कहा जाता है ब्लॉक से लेकर जिला लेवल से नाम लिए जाएंगे और फिर प्रदेश नेतृत्व तक जाएगा, 3 नामों का पैनल बनेगा। लेकिन तब कार्यकर्ता का मन मुटाव यहाँ पर होता है कि 3 नाम में से वो नाम नहीं होता है जो कि टिकट में डिक्लेयर हो जाता है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता क्या कर सकता है? कार्यकर्ता अगर पार्टी से बगावत करता है, अनुशासनहीनता का डंडा दिखा दिया जाता है। लेकिन क्या ये पार्टियों की अनुशासनहीनता नहीं है? ये कार्यकर्ता का सवाल उस समय होता है कि मैंने 10 से 15 साल दिए, 20 साल तक आपके साथ में लगा रहा, मैंने कभी बगावत नहीं की, जिन लोगों ने बगावत की उन लोगों को आपने टिकट दे दी, तो ऐसे में वो क्या कदम उठा सकता है? ये पार्टी पर सवाल खड़े होते हैं और वहां चलकर फिर कार्यकर्ताओं को अपना जो मनमुटाव है, अपनी जो नाराजगी है, वो फील्ड में दिखानी पड़ती है। मजबूरी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की होती है, उस समय उसके पास में कोई रास्ता नहीं होता है, समय गवा दिया होता है, उसके बाद में आगे चारा नहीं होता है, पार्टी टिकट नहीं देती है, तो उस स्थिति में उसके पास में और समय नहीं और चारा नहीं होता है, तो वो नाराजगी कहीं ना कहीं ग्राउंड में देखने को मिलती है और यही चीज उभर कर आती है बगावत की। संगठन को वहां पर कमजोरी जरूर होती है, संगठन वहां पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं मान मनोबल की स्थिति में आता है, लेकिन वो स्थिति चैलेंजिंग हो जाती है। और इस बार की जो तस्वीर है कुछ इसी तरह की है। दूसरे दल से नेता शाम को ज्वाइन करते हैं, सुबह उनके टिकट में नाम वहां पर आ जाता है। 5 साल तक 10 साल तक कांग्रेस में काम किया, बीजेपी ने सिंबल थमा दिया। तो कार्यकर्ता का सीधा सीधा ये सवाल होता है कि जब कांग्रेस के लिए संबंधित कार्यकर्ता ने काम किया है तो बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट थोड़ी थी। क्या बीजेपी ने वहां जो सर्वे विधानसभा समिति में करवाया था, क्या उस रिपोर्ट में यह आया था कि वहां पर बीजेपी बिल्कुल हार रही है, या फिर इस नेता को अपने में शामिल कर लेंगे तो यहां पर भी बीजेपी जीत कर आ जाएगी? तो ये सवाल कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ताओं के हैं। हम देख रहे हैं जब से टिकट वितरण हो रहा है, बीजेपी सवाल नहीं है, सवाल कांग्रेस से भी है कि कांग्रेस में जो लोग शामिल हो जाते हैं उनको भी इसी तरह से टिकट दी जाती है। कहा जाता है शामिल होते समय कि बिना शर्त के ये लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन कंडीशन उसके पीछे छिपी होती है। वो नेता पहले से कह देता है कि अगर मुझे शामिल कर रहे हैं, अगर मुझे आप ये दुपट्टा उड़ा रहे हैं तो इसमें टिकट की छाप जरूर यहां पर होनी चाहिए, तभी वो उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, एक आध को छोड़ के अगर यूं देखें तो जो शामिल हुए हैं एन वक्त पे उनको टिकट भी दे दिया गया। मुझे लगता है कि टिकट का कमिटमेंट राजनीतिक दलों के साथ वो पहले लेते हैं, ज्वाइन बाद में करते हैं। एक आध अपवाद हो सकते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला। अशोक जी, आपके पास आना चाहूँगा। सैल्यूट करता हूँ कि आप जैसे बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ता हैं जो बिना किसी स्वार्थ के पार्टियों के लिए काम भी करते हैं और पार्टियां तब खड़ी भी हो पाती हैं, रह पाती हैं। नेता सत्ता का सुख भोगते हैं, रवाना होते हैं। टिकट कट जाता है तो जो 3 दिन पहले दुआई देते हैं कि कार्यकर्ता को बड़ा मन रखना चाहिए, कार्यकर्ता को संगठन पे ध्यान देना चाहिए, और जब नेताजी का टिकट कटता है तो उसके बाद में वो देखते हैं कि इतना बड़ा करंट कैसे लग गया मुझे, वो पोल भी खुल जाती है फिर उसके बाद में। खैर, लेकिन मेरा जो अनिल जी को मैंने एक सवाल किया था, मैं आपसे भी एक सवाल जानना चाहूँगा कि आपकी पहली लिस्ट में 8 ऐसे लोगों को आपने टिकट थमा दिए जिन्होंने बगावत की आराम से, बिल्कुल, और उन्होंने अपना दमखम दिखाया और टिकट दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बगावत करने वाले हैं उन्होंने भी ये सोच लिया कि अगर इसको नहीं हराया तो अगली बार मेरा टिकट नहीं मिलेगा, और मेरे अगर वजूद को मैंने साबित कर दिया तो टिकट पार्टी दे देगी। लोकसभा चुनाव
आपके बगावत करने वाले लोगों का यह भी कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, पार्टी को जरूरत पड़ेगी वो गले फरवरी में ही लगा लेगी। तो बताइए कैसे आप इसमें कामयाब होंगे? देखो, अधिकांशतः जो जिन आप बात कर रहे हैं, जो प्रत्याशी के रूप में, जो निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा है, वो जिनको 8 को लेके आए, वो कई तो 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मिलित हो चुके थे। और दूसरा, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि हमारा तो बहुत अच्छा है, हमारे कोई बागी नहीं है। कुछ लिस्ट मेरे पास भी हैं जो अखबार की सुर्खियों में आ रही है। कई इनके पूर्व विधायक हैं, पूर्व सभापति हैं, मेयर भी रहे हुए हैं। वो सब आज भी वर्तमान के अंदर हर विधानसभा के कम से कम भी आपके 30 के लगभग विधानसभा कांग्रेस के, वो आज बागी के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो बहुत बढ़िया बात है। मेरा तो छोटा सा सवाल था, जो बागी रहे उनको टिकट थमा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही एक सीख उन बागियों को भी मिल रही है कि दम दिखाने का वक्त है, दम दिखाइए, पार्टी फरवरी में ही हमें वापस ले लेगी, मार्च भी नहीं होगा, लोकसभा चुनाव से पहले लेगी पार्टी। इससे सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर 11 के लगभग विधायक थे, उनको वापस से अधिकतर 8-9 को लगभग इन्होंने टिकटें वापस दे दी है। और वो किसने किया वो सबको पता है। दूसरा, मैं कहूँ कि कांग्रेस के अंदर क्यों सन्नाटा है। सर कांग्रेस से छोड़े, मैंने भरत से भी कहा था, अपने बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, हमारे तो हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों को पहले से हमने सम्मिलित कर लिया, वो कार्यकर्ता के रूप में वो कार्य कर रहे थे उस क्षेत्र के अंदर। वो उस समय चाहे वो हारे अलग हों, लेकिन अपना दमखम उन्होंने अपनी जनता के सामने बताया कि मैं इतने वोट लेके आ सकता हूँ। और जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि सरकार इनकी कांग्रेस की है, तो लालचंद कटारिया जी कह रहे मुझे टिकट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? पता था मैं हार जाऊँगा। हेमाराम जी चौधरी ने कहा कि मेरे उम्र का है, लेकिन कारण क्या था? जनता सब देख रही थी इन 5 साल में क्या किया। भरत सिंह जी ने तो पहले ही मना कर दिया था। ऐसे कई नेता थे जो कह चाह रहे थे मेरे पुत्रों को टिकट दे दो, हमें टिकट मत दो। कारण ये था कि सत्ता में कांग्रेस नहीं आ रही है, और कांग्रेस ने जो 5 साल में जो काम किया है वो उन्होंने देखा कि किसान या पूछ रहा है कि मेरा कर्ज माफ क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में कैसी है, महिलाओं के प्रति राजस्थान के अंदर किस प्रकार से दुष्कर्म में नंबर 1 आ रहा है। ये चीजें सारी परिस्थितियों को देख करके इन लोगों ने कहा कि हमें टिकट नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सर ये तो रोज का मुद्दा है। अगर सुनिए, राम मंदिर के लिए भी अगर मैं कल बहस करूंगा तो उसमें आएगा कि राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, आरती का वक्त है ये। मैं मंदिर की चर्चा करूंगा तो भी बलात्कार आएगा। आपके एक नेत्री को मैंने बुलाया, मोदी साहब के 9 साल पे आपको बोलना है, महिलाओं का हमारा पैनल है और सिर्फ मोदी जी पे फोकस करना है। आपके सामने विपक्ष का कोई नहीं है, केवल केंद्र की योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भी उनकी शुरुआत यही थी कि राजस्थान में रेप में नंबर 1 है, तो मोदी साहब की योजना थोड़ी है ये। मैं तो सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप अपनी पार्टी की बताइए। आप फिर बलात्कार पे आ रहे हैं, महिला दुष्कर्म हो गया, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन मुद्दा मेरा है ही नहीं ये। मेरा मुद्दा तो बागियों का है। देखो, आपने सही कहा, विषय पर हम रहते हैं, और लेकिन ये भी हकीकत है कि ये हुआ। तो मैंने आपको बताइए, ये तो रोज कह रहे हैं सर, दिन में 10 बार आपके प्रवक्ता, अगर 3 प्रवक्ता अगर डेली प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, वो अगर मैनिफेस्टो पे भी बात करेंगे, आप नोट करके रखिएगा, जिस दिन आपका मैनिफेस्टो लॉन्च होगा, मैनिफेस्टो साइड में अगर बलात्कार आगे आएगा। नहीं, मैं आप ये भी देख सकते हैं कि राजस्थान में हकीकत तो यही है सर, है, लेकिन मुद्दा का जुबान मुझे ये बताइए सर, सुनिए, या तो बलात्कार चालीसा शुरू करें, मुद्दा ही नहीं है मेरा। मैं बागियों पे चर्चा करना चाह रहा हूं। 22-25 मिनट का वक्त होता है हमारा, मुद्दे के ऊपर फोकस करके अपन बात करें। चले कोई बात नहीं, भरत मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मैं बागियों की कहीं ना कहीं रूपरेखा होती है, उनकी अपनी एक्सरसाइज होती है, पार्टी के दिए गए निर्देश को या थोपे गए एजेंडे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये बगावत की बू होती है जो आप लोगों को आती है। तो क्या जाए तो बागी जो हैं उनको आप हल्के में ले रहे हैं, और अगर वास्तव में उनका वजूद है तो क्या एक्सरसाइज है? नहीं, देखिए, हल्के में तो किसी को कांग्रेस पार्टी लेती नहीं है, बिल्कुल एनालाइज करती है। 200 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो तकरीबन 150 लोगों को हमने रिपीट किया, 149 के आसपास। 11 जो लोग थे जो निर्दलीय थे, जिन्होंने समर्थन दिया था चाहे किसी पार्टी विशेष से हो, उनको हमने कांग्रेस की टिकट दी, और 39 ऐसे चेहरे थे जिनको हमने नई टिकट दी है, जिसमें जिलाध्यक्ष थे, जिसमें युवा थे। वो सब वो व्यक्ति थे जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, सिर्फ एक विवेक चौधरी किशनगढ़ को छोड़ दीजिए। उसके अलावा अधिकांश जो टिकट हमने दी है वो हमने कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ही दिए हैं। और अभी जिस तरीके से बात कर रहे थे, कर्नल सोनाराम जी को दिया तो उन्होंने
जो हेमाराम घर चौधरी वापसी जी हुई थे, है उनके तो। हेमाराम चौधरी जी थे, उन्होंने टिकट लेने से मना किया। भरत सिंह कुंदनपुर थे, वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। तो ऐसे कई ऐसे किस्से। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी बागी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं वो सब वो हैं जो टिकट के लिए महत्वाकांक्षी थे, जो चाहते थे उन्हें टिकट मिलना। और ये व्यक्ति विशेष की एक लालसा होती भी है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पर चिंतन मंथन कर रही है। और ये चीज जरूर हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस के वोटों को नुकसान पहुंचा सकता है, और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम जरूर ये बात कहते हैं, देखिए बागी होते हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जब जब चुनाव होंगे या भविष्य में भी जब चुनाव होंगे इस तरह की घटनाएं देखी जाएंगी। लेकिन बात आती है मैनेजमेंट की, हम किस तरीके से मैनेजमेंट कर पाते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों को हम साध नहीं सकते, सभी व्यक्तियों को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन प्रयास किया जाएगा कि सत्ता में, संगठन में उनकी भागीदारी देखी जाए। अधिकांशतः ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके पास 1000 वोट नहीं होते और वो जाके निर्दलीय ताल ठोक देते हैं। तो ऐसे लोगों का भी देखा जा रहा है कि किस लोगों के पास कितना क्या जनाधार है। और देखिए गलतियां तो व्यक्ति से ही होती है, अगर पार्टी से भी कोई गलती होती है तो उसको सुधारने का भी प्रयास किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह हम काम नहीं कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को उठा के कहीं और दिया जा रहा है और किसी और को कहीं और दिया जा रहा है, जिसमें बहुत से एग्जाम्पल हमें देखने को मिले, एक या दो नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर सही तरीके से कार्य कर रही है। हमारे यहाँ इतने बागी नहीं है, और जो भी चीजें होंगी भविष्य में हमें देखने को बहुत जल्द मिल जाएगी। केवल बीजेपी में जो आपको लग रहा है, कांग्रेस में नहीं है ये सब? नहीं, देखिए हमने रातों रात किसी को इस तरह से टिकटें नहीं दी है। सुभाष मिल रात को लेते हैं बीजेपी की सदस्यता, सुबह टिकट मिल जाती है। गिरिराज मलिंगा जिसके ऊपर दलित अत्याचार, दलित, सिर्फ एक एक्सेप्शन बता रहा हूं ना मैं, एक दो के अलावा आप बता दीजिए। गिरिराज मलिंगा को दलित आपने जिस तरीके से कहा, हमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया उनको टिकट। आपने आधी रात को जैसे दुपट्टा पहनाया अगले दिन आपने टिकट दे दिया। कहां गई वो दलित विरोधी बातें करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी थी, हर्षवर्धन सिंह जी से मिलने जाने वाली पार्टी थी? आप क्या ये बताना चाहते हैं कि आपकी पार्टी में भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दलितों पर अत्याचार करने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं क्योंकि आपको एन कैन प्रकरण जीत चाहिए? क्या एक सीट भी आप अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं छोड़ सकते थे क्या, जो आपने गिरिराज मलिंगा जी को दामन थमा दिया? तो ऐसे कई उदाहरण हमें भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहे हैं। हमने नहीं दिया ना टिकट, हमने नहीं दिया। आप भी एक एग्जाम्पल पेश करते राजस्थान की जनता को। आपके भरत सिंह जी ने कहा था ना, भरत सिंह जी का सुनिए सवाल उनका, जी बोलिए। एक भरत सिंह जी ने कहा था ना कि प्रमोद जैन भैया के लिए सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। आपकी उन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया कि मैं टिकट नहीं लूंगा क्योंकि मेरी, इसलिए टिकट दिया ना आपने। मैं एक बात जानता हूं, मैं एक बात आरोप लगाने आसान है। अशोक जी मैं एक बात बताइए, आप दोनों तय करके बताइए कि जिस भी नेता पे आरोप उसी पार्टी के नेता अगर लगा दें तो क्या होना चाहिए? उसका टिकट नहीं देना चाहिए, या जब तक जांच पूरी नहीं हो, जब बाकायदा जांच राजनीतिक दलों को लिख करके देना चाहिए कि इसके खिलाफ ये आरोप एक बहुत अच्छे आदमी ने लगाया है, और इंसान तो सारे अच्छे होते हैं, खैर उसकी जांच करानी चाहिए? या कांग्रेस में आरोप लगे तो ही जांच होनी चाहिए, या कांग्रेस आरोप लगाए कि बीजेपी के अंदर आरोप लगाए तो बीजेपी की जांच होनी चाहिए, या जिस पे आरोप लगे उसकी जांच होनी चाहिए, या क्या होना क्या चाहिए? अशोक जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। कह रहा हूँ योगेंद्र जी, आप ये देखिए आरोप किसने लगाया? भरत सिंह जी ने लगाया, और भरत सिंह जी कंटिन्यू लगा रहे हैं, इन्हीं के विधायक हैं। बिल्कुल, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच कौन करेंगे? जांच होनी चाहिए ना आपके हिसाब से, लेकिन जांच नहीं करी ना। आपने लिखा क्या? सर मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, उसकी जांच होनी चाहिए, यही बात है। अर्जुन मेघवाल जी पे आप ही की पार्टी के सीनियर विधायक ने आरोप लगाया, क्या हुआ? क्योंकि ये सवाल इस वजह से लाल डायरी का जिक्र आता है, आज मंत्री को बाहर कर दिया। नहीं, आज कंटिन्यू है, कंटिन्यू इनके कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में भरत सिंह जी आरोप लगाते हैं, मुझे लगता है उसका नहीं है वो आरोप। कब है वो आरोप? 15 साल पहले के आरोप में, 15 साल पहले के आरोप, 15 साल पहले के आरोप के बात है। सरकार को भ्रष्ट सरकार कही थी आपने, भ्रष्टाचार 15 साल पहले के किसी मामले को लेकर समय कम है सर, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। भ्रष्टाचार के आरोप में सर कोई दूध का धुला नहीं है, दोनों बराबर हैं। ये तो तय करना चाहिए राजनीतिक दलों को कि वाकई अगर आरोप लगते हैं तो वास्तव में उसकी जांच होनी चाहिए। अगर भरत सिंह आरोप लगा रहे थे प्रमोद जैन भाई पे तो वास्तव में जांच होनी चाहिए, मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन अगर आपकी पार्टी में भी किसी नेता पे आरोप लगते हैं तो बाहर का रास्ता नहीं, फिर जांच जरूर करानी चाहिए, तभी कहने का हक एक दूसरे के लिए होता है। अगर नहीं होता है तो फिर ये दो बातें नहीं करनी चाहिए। चले मैं माफी चाहूंगा, मेरा एजेंडा सीधा सीधा बागियों का था। हर राजनीतिक दल हमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो कोशिश कर रहा है, लेकिन दर्शकों तक ये बात पहुंचाने की इच्छा इस वजह से होती है कि जरूर बताएं कि दिन भर कवायद क्या चल रही है, और आने वाला कल यानी कि 9 तारीख कितना टेंशन देने वाला है, कितने लोग रुकेंगे। लेकिन बगावत का दौर भी और मनुहार का दौर भी ये खत्म नहीं होगा, ये 24 तारीख तक भी चल सकता है कि चले आज ही बैठ जाइए जनाब, क्या पता रात को आपको घुमा दें क्षेत्र के अंदर आपके साथियों को सेट करने के लिए,
तो भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन अधिकृत रूप से सिर्फ 9 तारीख शाम 3 बजे तक। उसके बाद आपकी तस्वीर साफ होगी कि कितने प्रत्याशी मैदान में होते हैं, और ये एक लोगों की जिज्ञासा भी होती है कि वाकई मेरे क्षेत्र में कौन कौन डटा हुआ, उसकी लिस्ट होगी। चलिए वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।